यहाँ पे आप ये बजट डॉक्यूमेंट में कि आपका ये मईशत बढ़ेगी कैसे। पिछले साल का बजट डॉक्यूमेंट आप देखें तो तकरीबन आपकी जो खसारा था आपका पिछले साल, वो खसारा इन्होंने पूरा किया तकरीबन 92-93% इन्होंने बैंकिंग से बोरोइंग करके मुकामी बैंकों से की। ख़वातीन व हज़रात, इस साल खसारे की जो शरह है वो 6,501 अरब रुपए है और 6,309 अरब रुपया ये बैंक से कर्जा लेके मुकामी बैंकों से तो पूरा करेंगे, तो लिहाजा 97% खसारा ये बैंक से बोरोइंग करके लेंगे। जब बैंक से 97% खसारा बोरो करके लेंगे, उधार लेंगे, तो फिर बैंकों के पास क्या रकम बचेगी कि वो निजी शोबे को कुछ देंगे या ज़रूरी शोबे को कुछ देंगे। फिर तो वो ख़त्म होगी बात। बैंकर्स को तो सूट करता है कि एक अफसर वो डिप्यूट कर दें कि जी हुकूमत के साथ आप डील करें, बाकी सारे गाहक जो हैं वो जाएं अपना काम करें। तो लिहाजा आपकी मईशत मज़ीद गिरेगी। और जो ये ग्रोथ फिगर्स के बता रहे हैं कि जी हमारी ग्रोथ फिगर जो है ये इस तनासब से ग्रो कर रही है, ये टोटल अभी आप देखिएगा कि ये आप टेक्सटाइल का इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव। आपका जो अल्लाह भला करे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट यहाँ पे 0.56%, वो मैंने बता दिए डिटेल्स में, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़ीरो के करीब, कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही इन्हिसार कर रहे हैं। इस इकॉनमी में इंपोर्ट्स के बारे में इस वक्त भी ये इन्होंने इनडायरेक्ट बताया हुआ है स्टेट बैंक के ज़रिए कि एलसीज लेटर्स ऑफ क्रेडिट कोई कारोबार खोले तो उनको कहते हैं एकदम ना खोलें क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। तो इस वक्त ख़वातीन व हज़रात हालात पाकिस्तान की मईशत के ये हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिल्कुल इकॉनमी को किल करके मार के रख दिया है। आगे हमें कोई चीज़, कोई उम्मीद की किरण बनी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि एक्टिविटी होनी नहीं है, कारोबार की रेल पेल नहीं होनी। आईटी सेक्टर के ये बड़ा बात करते होते हैं, पर आईटी सेक्टर के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और वहीं से वो काम करें। यहाँ पे जो बाकी मिल ओनर्स हैं या एट्सेट्रा, उन्होंने अपना फ्रंट एक बनाया हुआ है कि फिक्स टैक्स रिजीम के तहत उनकी जो अमाउंट्स हैं वो बाहर ट्रांसफ़र कर सकें और उनको टैक्स बेनिफिट मिले। यहाँ पे सबसे 3-4 अहम बातें मैं करके फिर इजाज़त चाहूँगा, फिर मेरे साथी उसामा साहब और मुबीन जट साहब बात करेंगे आपसे डिटेल में कि इस बुनियादी चीज़ में आपकी प्राइवेटाइजेशन 0/0 और ना ही मुझे नज़र आ रही है कि होगी आगे। आपका 50% जो आपका रेवेन्यू है वो आपका चला जाएगा आपके डेट सर्विसिंग में। आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स, आपकी जो टोटल आ रही हैं इनकम, आपकी रेवेन्यू आ रहा है वो 17,000 तकरीबन 573 अरब रुपए है और इस पे से आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स 8,207 अरब रुपए, 50% उधर चला गया। बकिया आपका तकरीबन 20% आपका चला जाएगा डिफेंस में। पीछे पीएसडीपी कर दें, आपके पास पौने पौने को चीज़ रह गई सो रह गई। और पीएसडीपी पे इस बार भी कोई खातिर खा वो मुझे नज़र नहीं आती, मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। केपी को 1,000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने सिर्फ 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। और आज स्पीच में भी मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कलेक्टिव पनिशमेंट देती थी कि कोई गांव वाला शख्स कोई गलती करता था या कोई काम करता था तो पूरे गांव को सज़ा मिलती थी। तो ये वफाकी हुकूमत या वफाकी रिजीम मैं कहता हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा के गयूर लोगों को बदला ले रही है हमसे, केपी के लोगों से, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब केपी के अवाम की दिलों की धड़कन है और ये वहाँ पे उन लोगों से बदला ले रहे हैं और इसलिए इन्होंने कोई रकम मुख्तस नहीं की आपके डेवलपमेंटल या पीएसडीपी में। आखिरी 3 चीज़ें कि एक मुल्क को तरक्की करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको एक्सपोर्ट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आपका है वो आपका नेगेटिव में जा रहा है। दुआएं दें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट उस वक्त मुतरादिफ कराया और उसके ज़रिए 8.5 लाख अकाउंट तकरीबन बने और वो पैसा मुल्क के अंदर आ रहा है। एक
दूसरा, पाकिस्तान से 34 लाख लोग जो हैं वो चले गए हैं, उसका भी मैंने आपको बताया। 48 अरब डॉलर उनके ज़रिए, एजेंट्स के ज़रिए चला गया। आपकी याददाश्त के लिए मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। आखिरी चीज़, मुल्क तब तरक्की कर सकेगा, इन्वेस्टमेंट ज़रा मुबादला मुल्क में तब आएगा जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। जिस वक्त पॉलिटिकल कायदीन, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, इजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, हसान नियाजी साहब, हमारे सारे जितने असीरान हैं उनको रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ जितने के जितने केसेस हैं वो सब के सब बोगस केसेस हैं। और मैंने कौमी असम्बली में अपने 9 मई के शोहदा के नाम भी लिए, उस पर ज़िले शाह साहब का भी लिया, और आपके 25 नवंबर और 26 नवंबर के हमारे जो शोहदा थे डी चौक में, उनका भी नाम लिया। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने फिगर्स बताई अफराद ज़र की, मैंने खुला चैलेंज किया है कौमी असम्बली के फ्लोर पे, 2 बार मैंने दोहराया है कि ये प्राइस लिस्ट लेके जो रिजीम के MNAs हुकूमती बैठे हुए हैं वो अपने किसी भी बाज़ार में चले जाएं, वो अपनी हुकूमती प्राइस लिस्ट जो ये बयान हो, बड़े बड़े दावे करते हैं जी महंगाई कम हो गई है। मैंने कहा आप भी उधर आ जाएं अकेले और मैं भी आ जाता हूँ, और कैमरे के साथी आ जाएंगे प्रेस के, और हम लोग अवाम से ज़रा पूछते हैं कि जो कीमतें बताई जा रही हैं, मैं वो रिपीट नहीं करता हूँ, पर जितनी आपकी अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हैं वो तकरीबन 100%, 115%, 150%, 70% इन पिछले 3 सालों में इस तरह बढ़ी हैं। तो कौन सी महंगाई कम हो गई है? टेक्निकली मतलब हमें चकमा देने की कोशिश नहीं कर रही हैं, करें ये हुकूमत, ये बजट ही लेला बजट, हुकूमत लेलों की हुकूमत, इनमें दमखम है ही नहीं कोई एक्शन लेने का। और आखिर में मैंने यही बात कही कि इस मुल्क को इस भंवर से, इस क्राइसिस से निकालना है, तो उसके लिए लाजिम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाहर आए। बहुत शुक्रिया। बस मैं इसमें बिफोर आई हैंड इट ओवर टू मुबीन आरिफ जट साहब, जो हमारे नौजवान मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो कल भी हमारे साथ थे, मैं सिर्फ एक बात उमर भाई कहना चाहूँगा। उमर भाई ने यहाँ पे जिक्र किया है तमाम असीरान का जो लाहौर में कोट लखपत जेल में है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सरफराज चीमा साहब और सबका जिक्र किया है, और इन्होंने एजाज चौधरी साहब का भी जिक्र किया। मैं आई मस्ट से कि एजाज चौधरी साहब जो हमारे एक बुजुर्ग सेनेटर हैं, जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू किए गए मगर उसके बावजूद उन्हें प्रोड्यूस नहीं किया गया, उनको कोट लखपत जेल वापस शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज किया गया है। उनको सेनेट में भेजने की बजाय, जहां उनको सेनेट का एज अ सेनेटर इस्तेकाक है उनका, कानून आइन ये इजाज़त देता है कि उसका हिस्सा बनते, ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करके पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से भेज दिया गया। कहाँ? कोट लखपत जेल। आर्ज़ा मतलब है कि आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है, उनके दिल के शरियाने जो है उनकी पैबंदकारी हुई है पिछले महीने। उनको ऑलरेडी 3 स्टंट डले हुए थे। एक आदमी जिसकी अभी शरियानों की पैबंदकारी हुई है 1 महीना पहले, आप उसको अस्पताल से ज़बरदस्ती सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को डिस्चार्ज करके वहाँ भेजते हैं। मैं ये समझता हूँ शर्म का मुकाम है ये चेयरमैन सेनेट के लिए कि इतनी कहानी सुनाने के बाद भी तुम अपने एक जो है सेनेटर को प्रोड्यूस नहीं करवा सके। हमने ये तो तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं था कि तुम उनको आज़ाद करवा लेते, मगर कम से कम सेनेट के बजट के इजलास में तो बुला लेते। तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमारी एक बच्ची शहरबानो जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, 24 दिन से ज़्यादा गुजर गए, उसके घर का बिजली का मीटर आज तक नहीं है। सनम जावेद जो है उसको जब पेश किया गया तो उससे किस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया, तो हम हर चीज़ की मजम्मत करते हैं। हमारे भाई सॉरी, मैं एक कता कलामी माफ शेख साहब, आखिरी चीज़ मैं बता दूं, मैंने स्पीकर को वो लेटर भी दिखाया, कल शाम को मुझे वसूल हुआ कि पीका एक्ट के तहत मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली गई है FIA ने एबटाबाद में कि जी मैंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात की है। तो मैंने उनको ये आइन का मेरे पास पढ़ा हुआ है और मैंने उनको बताया, मैंने पढ़ के सुनाया ये आइन का कि रियासत होती क्या है। हम लोग यहाँ पे कौमी असम्बली के मेंबरान बैठे हैं, हम लोग रियासत का हिस्सा हैं। और मैंने जब पढ़ के सुनाया, मैंने कहा यहाँ पे वाकई गधों की तादाद में मैं इंडोर्स कर सकता हूँ कि 1 लाख इजाफा हुआ है कि जिस शख्स ने वो, या उन लोगों ने मतलब वो ख़त लिखा है, उन्होंने ना आइन देखा है ना कानून पढ़ा है, और वो कहते हैं जी हम लोग रियासत हैं, हम लोगों को वो रियासत का औजार किस तरह एड्रेस कर सकता है। ये हालात है पाकिस्तान में, कौन सा कानून कौन सा आइन। और यही वजह है कि बुशरा बीबी साहिबा को जेल में वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो उनका
हक है और इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुबीन आरिफ जट साहब बात करेंगे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी काउंसिल अथॉरिटी के हवाले से, फ्यूमिगेशन के हवाले से, एलसीज के बैकलॉग के हवाले से, ऑयल प्राइसेस के हवाले से अभी आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा यहाँ पे प्रेस टॉक का मकसद जो है वो हर रोज़ हम कभी एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, कभी बजट पे बात कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पे हमने बात की। आज ट्रेड जो है वो हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, आज हमने उस पर बात करनी है। टॉपिक पे ही रहेंगे, टॉपिक से इधर उधर कोशिश करेंगे ना जाएं। बड़ी बातें डिटेल में बाकी साथियों ने भी कर दी। देखिए, पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो तकरीबन डेफिसिट में है और अच्छा खासा डेफिसिट है। इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स का फिगर स्टैटिक है, जैसे उमर अयूब साहब ने भी आप लोगों को बताया। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें हम उन भाइयों का, उन बच्चों का जो पाकिस्तान से बाहर जाके कमा के पैसे भेज रहे हैं। गए तो इनके शर से बाहर हैं, इनकी परेशानियों से, इनके दुखों से, इस हुकूमत की तकलीफ़ों से बाहर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहम कर रहा है। उन बेचारों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर रहम कर रहा है। वो जो पैसे भेजते हैं उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कोई इन्होंने कमी नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। इतने इन्होंने अदारे बना दिए हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर इनका इदारा, इनकी अथॉरिटी, इनका कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है। पाकिस्तान की इन्होंने लाइव स्टॉक की 63% जो है वो इन्होंने एग्रीगेट जो एग्रीकल्चर का था उसके अंदर वेटेज जो दिखाई, इन्होंने कहा ये लाइव स्टॉक की ग्रोथ है और लाइव स्टॉक जो है वो 63% हिस्सा एग्रीकल्चर का। अब आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर ये लाइव स्टॉक के अंदर, लाइव स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर गोश्त वाले जानवर भी हैं, दूध वाले जानवर भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, शहद भी, एनिमल प्रोडक्ट्स इसके अंदर तकरीबन सारी लाइफ स्टॉक के अंदर आ जाती हैं। पाकिस्तान के पास आधी से ज़्यादा दुनिया के अंदर अपने लाइफ स्टॉक या एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ही नहीं है। ये इजाज़त मैंने, आपने या किसी कारोबारी इदारे ने इंडिविजुअली नहीं लेनी होती। ये पाकिस्तान का एक इदारा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इदारा है। उसने एफिलिएशन करनी होती है बाहर के मुल्कों के जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। जैसे यूके के अंदर डेफरा है, यूरोप के अंदर भी कोई होगा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई होगा, हर जगह चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ गोश्त अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ मिडल ईस्ट की हद तक या मे भी 2-3 मुल्कों के अंदर। और पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं वो इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स कहीं पे भी नहीं जा रही। और आप खुद देख लें कि इसका लाइफ स्टॉक का कितना बड़ा हिस्सा इन्होंने जीडीपी के अंदर दिखा दिया। ये किसकी रैली है? ये ट्रेड जो है ये प्रमोट करने के हक में ही नहीं है। ये लोग ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की ट्रेड फले फूले। ये दूसरे तरीकों से तरला करके, मिन्नत करके, गोडे फड़ के सऊदियां दे, दुबई वालियां दे पैसे लैन दे इन्हों आदत बनी हुई है। इन्हों आदत ही नहीं कि असी अपनी तजारत करके सुन्नत तरीके से अमल करके जड़ा है वो कोई पैसे कमाइए तो पाकिस्तान को अगे लैके जाइए। उसके अंदर सबसे उसके बाद एक दूसरी बात हम देखें, PSQCA फ्लॉप है। 3-3 हज़ार रुपये का किलो जो बीफ का प्राइस है यूके के अंदर, और यहाँ पे दूसरे मुल्कों के अंदर जिधर हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम उधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिधर 1600-1700 रुपये किलो बीफ का प्राइस है। वैल्यू ऐड अगर आपने करनी है तो उन मुल्कों के अंदर आप इजाज़त लें उधर में। और फिर कहते हैं ये फुट एंड माउथ डिजीज़ की वजह से हमें इजाज़त नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, हमारा चोलिस्तान और थर तक जो इलाका है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ से फ्री है। उनके ऊपर इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर काम करें तो वो सारे को डिक्लेयर करवाएं जो फुट माउथ फ्री जो है वो डिजीज फ्री, तो ये आराम से एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन में आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। ये जितनी हमारी खाने पीने की अशिया, ऑयल, वीट या कोई इस तरह की चीज़ें उनके रिलेटेड जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में या एक्सपोर्ट होती हैं, राइस भी उनके अंदर आ जाते हैं, उनकी फ्यूमिगेशन होती है जी।
आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज से 3-4 महीने पहले तक तो ये था कि टोटल 4 कंपनियां रजिस्टर्ड थी जो फ्यूमिगेशन कर सकती थी, जिनके पास फ्यूमिगेशन करने का लाइसेंस था, और वो चारों कंपनियां एक ही एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड थी, और वो कंपनियां अरबों रुपया महीने का कमाती थी, और एक एक वेसल जो इस तरह की चीजों का पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है उसका बिल 30, 40, 50, 60, 70 करोड़ तक एक वेसल का फ्यूमिगेशन का बिल बनता है। और मजे की बात, एक नेशनल फूड जो हमारा डिपार्टमेंट है, फूड सिक्योरिटी वाली मिनिस्ट्री है, उसका एक डायरेक्टर लेवल का बंदा, उसने बाहर के मुल्कों को खत लिखे, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर खत लिखे, और खत लिख के कहा कि हम आपके मुल्क से जो चीज पाकिस्तान आएगी हम उसकी फ्यूमिगेशन करेंगे, चाहे आप लोगों ने फ्यूमिगेशन करके भेजी हो पाकिस्तान जब आपने एक्सपोर्ट्स की थी। और इस खत लिखने का ना नॉलेज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, ना नॉलेज है उस महकमे के सेक्रेटरी को। तो अब यहां तक बदमाशी देख लें कि उसने खत लिखा और वो 4 कंपनियों को, फ्यूमिगेशन वालियों को उन्होंने फायदा पहुंचाया, अरबों रुपयों का, कोई 1-2 अरब का नहीं, अरबों रुपयों का फायदा पहुंचाया। और पाकिस्तान से चावल वाले जो लोग हैं, जो राइस की बड़ी मेजर एक्सपोर्ट्स है, तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से पहले ज्यादा थी, अभी कम हुई है, वो इसी वजह से फ्यूमिगेशन की वजह से। कई मुल्क फ्यूमिगेशन डिमांड ही नहीं करते, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी वाला अदारा कहता है कि हमने उतनी देर तक आपका कंटेनर एक्सपोर्ट ही नहीं होने देना जितनी देर तक फ्यूमिगेशन नहीं करवाते। अगर इस तरह के आप अदारे बनाएंगे जो लोगों के साथ ज्यादतियां करेंगे पैसे बनाने के लिए और रुकावटें डालेंगे तजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर, तो फिर कैसे आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ सकती है। ये सिर्फ इनके पास जो है वो रिश्वत के इन्होंने बाजार गर्म किए हुए हैं। ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड हो, चाहते ही नहीं है पाकिस्तान तरक्की करे। और यकीन माने ये जो इन्फ्लेशन इन्होंने कंट्रोल की हुई है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल इन्होंने जबरदस्ती की हुई है। ये इन्हीं तरीकों से इंपोर्ट के ऊपर एम्बार्गोज लगाए हुए हैं, फ्यूमिगेशन की फॉर्म में, PSQCA की नाहली की फॉर्म में, एलसीज के बैकलैग हैं, आज भी एलसीज नहीं खुल रही, और बड़ी देर की जो पेमेंट्स हैं, जो लोगों ने अपनी सोर्सेज से पेमेंट्स की हुई हैं किसी ना किसी दूसरे तरीके से, ये अभी तक उनकी वो पेमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट की रेमिट नहीं हो रही, जो उन्होंने अपनी प्रोसीड्स बाहर भेजनी है जिन लोगों से उन्होंने माल इंपोर्ट किया हुआ है। अब अगर इस तरह की चीजें होंगी, बैंक्स जो हैं वो इस तरह की बैकलॉग्स लगाएंगे, तो कैसे जो है वो आप लोग कह सकते हो कि ट्रेड आपके मुल्क के अंदर प्रमोट होगी। फिर मजे की बात, हमारे मुल्क के अंदर हमारा वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जिधर अगर बैंक आपको फाइनेंस करता है तो वो आपसे 3-4 किस्म के कोलेटरल लेता है। वरना अगर आपने किसी को 100 रुपया या 1 लाख रुपया कर्जा देना है तो आपने 1 लाख रुपए की उससे कोई ना कोई गारंटी ले लेनी है। पाकिस्तान के अंदर आप चेक कर लें, बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स जो अरबों रुपयों की फाइनेंसिंग कराती हैं, वो सबसे पहले SECP के अंदर अपना चार्ज रजिस्टर कराती हैं। SECP के अंदर चार्ज रजिस्टर होना ऐसा ही है जैसा कि वो अपनी कॉरपोरेट गारंटी दे रहे हैं, जो उनके फिक्स्ड एसेट या जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के, उनके ऊपर वो चार्ज SECP के अंदर वो बैंक रजिस्टर कराता है कि अगर तुम्हारी कंपनी को लॉस होता है या तुम जो है वो डिफॉल्ट करते हो, तो सबसे पहले जब चीजें बिकेंगी तो हम अपना लोन रिकवर करेंगे। वो चार्ज रजिस्टर कराता है, फिर उसके बाद मालिक की जो अपनी प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर भी प्लेज करता है, फिर उसके बाद उससे पर्सनल गारंटीज लेता है। अब मुझे ये बताएं किस तरह से जो है वो मुल्क के अंदर कारोबार होगा अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे। 1 लाख रुपया लोन देने से पहले 3 लाख रुपए की आप उसे जब गारंटीज, कोलेटरल्स और ये SECP के चार्ज रजिस्टर करवाएंगे, तो कैसे आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो ट्रेड को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। आप ट्रेड को प्रमोट करने वाले ना आपने कभी सोचा है और ना हमें इनकी नीयत लगती है कि ये ट्रेड को जो है वो करना चाहते हैं प्रमोट। मजे की बात दूसरी ये है कि बाकी सारी दुनिया के अंदर ट्रेड फाइनेंसिंग होती है। ट्रेड फाइनेंसिंग बड़ी एक टर्म है, आप लोगों को भी पता होगा, उसके अंदर इनवॉइस डिस्काउंट होती है, फैक्टरिंग है उसके अंदर। इंडिया, मलेशिया, पूरी दुनिया के अंदर जितना ट्रेडर है या जितना मैन्युफैक्चरर है, वो अगर कोई चीज खरीदता है, अगर उसने अमेरिका से या दुनिया से किसी मुल्क से कोई चीज खरीदी है
तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो उसे बेचने वाला जो बायर बैठा हुआ है, वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो दुबई में है, चाइना में है, वो सीधा जाके इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को कहेगा ये इंडिया की ABC लिमिटेड या इंडिया की XY लिमिटेड को मैंने इतने डॉलर की एक चीज बेची है, आप इसे इंश्योर करें, आप इनवॉइस को इंश्योर कर दें। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिया वाली कंपनी का या मलेशिया वाली कंपनी का या दुनिया में किसी दूसरे मुल्क जिसे बेचा है उसने, उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करेगी, क्रेडिट रेटिंग चेक करके उसे इनवॉइस इंश्योर कर देगी, जी ठीक है इससे तुम्हें पैसे आ जाएंगे। वो बंदा वो इंश्योरेंस गारंटी लेके अपने बैंक के पास जाता है अमेरिका में या किसी मुल्क में, उसे कहता है ये मेरी इनवॉइस इंश्योर हो गई है यार, इसने पैसे मुझे देने हैं जब मेरा माल उधर 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वेसल जब पहुंचेगा, तो बैंक वाले तो कहते हैं तुम ऐसा करो तुम मुझे आज इसके पैसे दे दो, वो उसकी इनवॉइस डिस्काउंट कर देते हैं, अपना 1% 2% जो उनका मार्कअप है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो काट के उसे इनवॉइस डिस्काउंट कर देते हैं, उसे पहले दिन ही पैसे मिल जाते हैं। इंडिया वाला 1.5 महीने। पाकिस्तान मुल्क के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई भी चीज कोई भी खरीदे उसके बाहर वाले सप्लायर को ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। हम उस गिनती में ही नहीं आते कि हमारी कोई क्रेडिट रेटिंग है, कोई दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी हमारी पाकिस्तान को बेची हुई कस्टमर को बेची हुई इनवॉइस डिस्काउंट नहीं करती, कोई बैंक इंश्योर नहीं करती, कोई बैंक हमारी इनवॉइस को डिस्काउंट नहीं करता। ये चीजें जो है ये करने वाली हैं, लेकिन इन्होंने करनी नहीं है। यही चंद बातें थी, ये बड़ी मेहरबानी। अब उसामा मेला साहब है वो भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी बैठे रहो, इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं सिर्फ एक बात मुबीन साहब जो आपको जिक्र कर रहे थे फ्यूमिगेशन लाइसेंस की, कि 4 कंपनियां पूरे पाकिस्तान में जो फ्यूमिगेशन कर रही हैं, 4 कंपनियां पूरे पाकिस्तान में जो फ्यूमिगेशन कर रही हैं, अरबों खरबों का साल का कारोबार है। सिर्फ 4 कंपनियों के पास लाइसेंस है, मैंडेटरी कराते हैं, खुद खत लिखते हैं कि हम यहाँ पे फ्यूमिगेशन करेंगे। वो 4 कंपनियां एक ही एड्रेस पे काम कर रही हैं। एक बात जो उनसे रह गई, जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, कि 150 कंपनी ने पिछले 2-3 साल में इस फ्यूमिगेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया कि हमें भी दें। आगे से डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने कहा केड़ा लाइसेंस, 150 दरखास्त पड़ी है कि हमें भी लाइसेंस दें, लेकिन काम वो 4 कंपनियां करेंगी जो एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं। जनाब मैं शुरू करता हूं एक कुछ फिगर्स के साथ। ऑपोजिशन लीडर साहब ने बेरोजगारी की बात की। पाकिस्तान में लेबर फोर्स सर्वे हुआ था 2020-21 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान। उसके बाद से लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ। उसमें 6.3% या 45 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार पाए गए। उसके बाद से लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ। लेकिन जो आपका 7वां पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस है जो 2023 में किया गया है पीडीएम की हुकूमत के दौरान, अब आप ये वक्त देखें इनकी 3 हुकूमतों में, कि उसमें जो फिगर है वो 2 करोड़ पे, 45 लाख से 2 करोड़ पे, और उसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 29% है। मईशत में हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नीचे गिरेगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो आपका पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो बेरोजगार होगा। ये हर चीज अपने सामने हम पिछले 3 साल से लगातार होते हुए देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर है। मैं बहुत मुख्तसरन 3-4 जो इस बजट में ये अवाम दुश्मन काम करने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला रोज़ ये सिलसिला जारी रखेंगे, हर रोज़ हम इनको एक्सपोज करेंगे। इन्होंने इसी बात को का तसलसल जारी रखते हुए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगले साल इन्होंने हमें कहा है कि हम इसको 4% पे बढ़ाएंगे। जो इस साल माइनस में गई है, पिछले 3 साल से माइनस में जा रही है, उनके लिए कोई मेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज एफबीआर वाले फरमाते हैं
कि उनको हमने 0.5% का सुपर टैक्स का रिलीफ दे दिया। हमने जब हैरान हो के उनसे पूछा कि यार कोई तो उनको रिलीफ दे दे, 3 साल से वो सबसे बड़ा हमारा एम्प्लॉयर है स्किल्ड लेबर का, 3 साल से वो डिक्लाइन में जा रहे हैं। तो वो कहते हैं सर अभी हमने इशारा कर दिया है, हम भी मानते हैं कि ये कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन 0.5% से हमने उनको इशारा किया है। हमने कहा ऐसे इशारे आप अपने पास रखें और ऐसे गंदे इशारे जो हैं वो आप ना ही करें तो बेहतर है। हमने स्मगलिंग पे आज FBR वालों से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि चागाई बॉर्डर जो है बलूचिस्तान का, जो अफगानिस्तान और ईरान दोनों को बॉर्डर करता है, सबसे ज्यादा स्मगलिंग वहां पर हो रही है। क्योंकि तो एक जिले का बॉर्डर है, चले थोड़ा लंबा होगा बाकियों से, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने जी आगे हमें बड़ी कहानी सुनाई, यहाँ पे नाका है, यहाँ पे चौक पॉइंट है, ऐसे होता है, इस तरह निकलते हैं। साथ उन्होंने हमें एक मशीन की तस्वीर दिखा दी कि अब ये मशीन आ रही है तो ये वहां पड़ी होगी हमारे नाकों पे। तो देखो यार 18 व्हीलर तेल का ट्राला, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खजाना कम बारहा कह रहे हैं कि 18 व्हीलर ट्राला, वो कौन सी आंखें हैं कस्टम्स एजेंटों की जिनके सामने से गुजर जाता है, या वो कौन सी पुल है उस पसमानदा सूबे में जो इनको लेके जा सकती है। ये सरासर बदनीति है और ये अवाम के ऊपर 500 अरब रुपए का डाका है। ये पेट्रोल की कीमत नहीं है, पेट्रोल की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। 500 अरब रुपया सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगर उस पर इकट्ठी की जाए, तो ये इकट्ठा कर सकते हैं। आपको ये बेनजीर इनकम पे खर्च कर सकते हैं, सैलरीड क्लास को रिलीफ दे सकते हैं, किसानों पे खर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च कर सकते हैं, यूथ पे खर्च कर सकते हैं। नहीं, देखिए 72,244 ट्रेला बनता है। 72,244 ट्राला बनता है सर। ये 1 साल का है? ये 1 साल का। सर महीने कितने बन गए? 18 व्हीलर। देखिए हम जो है ना इनके 6,000 पर, और जो इन्होंने हमारा हर सैलरी उस मशीन ने इन्होंने वेखना है जेडे कस्टम्स एजेंट दी अखां दे सामने गुजर जांदियां ने ना, उनको उनकी नजर चेक करानी चाहिए। हम तो इतना ही मैक्सिमम कहेंगे। देखिए जी, इन्होंने आज हमें एक मेजर बताया कि एक बंदा अगर किराए से कुछ कमा रहा है, उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इनको पता नहीं है ना। एक 17वें ग्रेड के रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने पे ही एमएनए बने हुए। इनको क्या पता कि गली में क्या है, इनको क्या पता मोहल्ले में क्या है, इनको क्या पता छोटे शहरों में क्या है। देखिए ये जो बात है कि मईशत को अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत ही सिर्फ चला सकती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ही अवाम के मसाइल लेके आते हैं। इन्होंने 4% का टैक्स लगा दिया है कमर्शियल रेंटल इनकम के ऊपर। तो हमने आज उनसे गुजारिश की कि सर, मैंने कोट मोमन में पता किया, खान साहब को कहा इन्होंने हरीपुर में पता किया, शेख साहब को कहा इन्होंने जंग में पता किया, उन्होंने गुजरांवाला में पता किया, तो कहीं पर भी 1, 1.5, 2% छोटे शहरों की बात हुई, छोटे शहरों की बात हुई। 1, 1.5, 2% से ऊपर किसी को अपने किसी कमर्शियल दुकान, मरले की पौने मरले की दुकानें होती हैं, दादा छोड़ गया, परदादा छोड़ गया, वालिद छोड़ गया, तो उसका किराया खा रहे। ठीक, 4%। उन्होंने कहा हम यही समझेंगे कि आपको इसकी जो वैल्यू है वो भी हम तयन करेंगे। हमने कह दिया करोड़ रुपए की, हम कहेंगे कि आपको इसका साल का 4% जो है किराया आ रहा है, उसके हिसाब से हमें टैक्स जमा कराएं। हमने चेक किया तो वो छोटे शहरों में 1.5 से 2% है। इस पर हमने मुज़म्मत की, हम उनके साथ लड़े, हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इसको रिवर्स करवाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और ये है भी इनके अपने हाथ में, कोई किसी लेंडर की शर्त नहीं है, बस सिर्फ इनका आवाम के साथ जो गैप है उसकी एक मजीद निशानी है कि जब अनइलेक्टेड लोग ही असेंबलियों में आ जाएंगे,
और वो अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के तो पॉलिसी बनाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ऐसी ही पॉलिसी आएंगी जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन्होंने प्लॉटों के ट्रांसफर पे टैक्स लगाया। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो सबसे नीचे वाला स्लैब है उस पे 4.5% टैक्स है, ठीक, 4.5% एक साइड का 1.5% और टोटल 6% बन जाता है। सबसे नीचे वाला स्लैब कितना है? 0 रुपए मालियत की प्रॉपर्टी से लेकर 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी। मतलब मैं जिना कॉलोनी में रिहाइश पजीर हूं, गवर्नमेंट की एलोकेटेड, वहां पे भी 30-30, 40-40 लाख रेट, मेरे पे भी वही रेट लागू होगा जो डीएचए में 10 मरले के घर पे होगा। और मैं फिर ये कहता हूं कि अब अगर ये कहीं ग्राउंड पे गए हो, कोई जिना कॉलोनी इन्होंने देखी हो, किसी गरीब के साथ ये बैठे हो, एक सिग्नेचर पे ये एमएनए बने हुए हैं, इसलिए इस तरह की कानून साजी है और इसलिए इस तरह का ये बजट है। हमने वहां पे भरपूर इसके खिलाफ एहतजाज किया और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आखिरी बात, एक्स फाटा में जो रिलीफ फराम किया गया है, वहां पे कारोबार को उसको ये विड्रॉ कर रहे हैं। ये रिलीफ क्यों दिया गया था? वो दहशतगर्दी की जंग में वहां के मस्कीन लोगों की जितनी कुर्बानी है, 2001 से, बल्कि 2001 नहीं, जब से 1980 से लेकर अब तक जो उस इलाके के लोगों की कुर्बानी है, इसलिए उनको दिया गया था। इसी स्टेट ने उनको क्लैशनकोफ पकड़ाई थी और ये फैसिलिटी दी गई थी कि क्लैशनकोफ छोड़ो, यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन ये किताबें बैलेंस कर रहे हैं, कहते हैं डिस्टोर। वहाँ पे शाहराम खान तरकई साहब थे, अमजद अली खान साहब मौजूद थे, उन्होंने इसके खिलाफ भरपूर मजम्मत की। लेकिन हमारा ये कहना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम पंजाब के अवाम के नुमाइंदे हैं। हम तीनों पंजाब की अवाम के नुमाइंदे होने की हैसियत से हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसके खिलाफ रजिस्ट करेंगे। हम प्रोविंशियलिज्म में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन देखो तो सही कि उनको रिलीफ दी क्यों गई थी। उनका सीना सबसे पहले होता था। ड्रोन हमले वहां पे हुए, दहशतगर्दी की लहर माजी को छोड़े जो आज हो रहा है, अब भी वही फ्रंट लाइन है, रोज वो फेस कर रहे हैं। और अगर एक उनके लिए मेजर है कि वहां पे कोई टैक्स की छूट है कि लोग यहाँ पे आके कोई फैक्ट्री लगाएं, हमारे नौजवान जो हैं वो किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी जगह पे नौकरी कर ले, कहीं भटक के गलत राह पे ना चढ़ जाएं, तो वो भी इन्होंने वापस छीनी अपनी किताबें बैलेंस करने के लिए। अगेन, क्योंकि ग्राउंड तक कोई इनको अंदाजा नहीं है। ये 17वें ग्रेड के अफसर के सिग्नेचर से एमएनए बने हुए, 60-60, 70-70 हजार से हारे हुए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। नौजवानों ने क्योंकि बड़ी तफसील से बड़ी वो बातें की हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लिया है। And I think you would have lot many questions because they're very interesting things. क्वेश्चन ये है कि कोई सब आपको कल की बात की इस बारे से, आज जब आप असेंबली के अंदर थे, बाहर ऐसे कि कॉल ने भी कहा कि पीटीए ने कुछ वाले कर दिया, ये तो भारत की प्रॉक्सी है, उनको बदनाम कर रही है। और साथ क्या ये प्रोटेस्ट जो लड़कर में हो रहा है, अपने कल भी कर डिस्कस करते हैं, इस तरह से पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दूसरा सवाल आपसे होगा कि क्या मुलाकात के रास्ता अभी भी बंद है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है पानी की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात चाहते हैं, इसका भी जवाब। टिक्का खान साहब, आपने एहसन इकबाल की बात की है। अमूमन वो हार्वर्ड की टाई या कोई और करके और किताब शिताब अपनी लेके बड़ा फलसफाना वो लुक देने की कोशिश करता होता है। इंजीनियर ने अपने नाल वैसे। और दूसरी अहम बात यह कि उसकी मिनिस्ट्री, सबसे चीज़ ये ना जी कि उसके मैनेजमेंट स्किल्स देखे जाए तो अपनी मिनिस्ट्री के देखे जाए। तो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का। आपको ख़ुद मालूम है कि
आज तक तकरीबन 41% सिर्फ और सिर्फ वो इस्तेमाल हुआ है। और कल जिस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस से मैंने बात की, मेरे साथ उसामा साहब भी थे, मुबीन साहब भी, तो आगे से वो कहते हैं जी कि बस चौथी सेमाई में हमने आगे डिस्पर्समेंट कर दी। मैंने कहा कौन सा स्टीरॉयड के डबल या ट्रिपल टीके आप लोगों ने लगाए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। फिर एहसन इकबाल की अपनी मिनिस्ट्री, उसका बजट, हर एक मिनिस्ट्री का अपना PSDP भी होता है, उसका था 19 अरब रुपए, उसमें से सिर्फ 20% खर्च हुआ है। ये तो उसके खिलाफ इंडाइटमेंट है कि सिर्फ सूट टाई पहन के और मतलब वो करके तो अपने आप को आप नहीं कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से उसने बात की है और PTI के हवाले से, तो मुझे बता दें उसके ख़ानदान के कितने साहिबान ने वर्दी पहन के तो इस धरती की हिफाजत या कुर्बानी दी है, बता देना मुझे। मैं तो अपना बता सकता हूँ, 5 नस्लें हैं, एग्जैक्ट डेट भी बता सकता हूँ, और वो है 10 मई 1887। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रहे हैं फ़ज़ाइया में और आपके आर्मी में। नंबर 1 उसने कितना किया या उसके ख़ानदान में से, नंबर 1। और एहसन इकबाल के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो क्या कहते हैं कौन सी अथॉरिटी, एक्रेडिटेशन अथॉरिटी, कि वो किसी की मुहिब्बे वतनी पे करे। आज स्पीच में भी मैंने कहा है मुहिब्बे वतन शख्स है जो अडयाला जेल में, जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान, और उन्होंने हम सब को डायरेक्ट किया, ट्वीट किया कि मुत्तहिद हो जाए, और हम लोग हुए। और मैंने वो वीडियो क्लिप का हवाला भी दिया जब हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर खत्म किए, पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्पीच शुरू की, तो उस वक्त की ऑपोजिशन जिसको शहबाज शरीफ हेड कर रहा था, उन्होंने शोर गुल शुरू किया, इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया। और यहाँ हमारी ऑपोजिशन ने अपने लीडर के कॉल के ऊपर आपने बात की वॉशिंगटन के मुजाहरे के बारे में। कहते हैं कि हम इंडिया की प्रॉक्सी हैं, उनकी जरूरत कैसे हो। इंडिया की प्रॉक्सी वो लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये अहमदाबाद का वाकया हुआ है, जहाज वाला। लोगों ने अफसोस किया पूरी दुनिया में, मगर इनकी पार्टी के लीडर मियां नवाज शरीफ वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मोदी से अफसोस का इजहार किया है, जिसने कल हमारे इलाकों में मिसाइल मारे हैं, जिसने हमारी मस्जिदों के ऊपर जो है अटैक करवाए हैं, हमारे बच्चे यहां पे शहीद हुए हैं, हमारी अफवाज के लोग यहां पे शहीद हुए हैं। लोग उनकी आवाम के साथ, उन मरने वालों के साथ अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के, ये भी मैंने पढ़ा है, वाहिद लीडर हैं जो मोदी के साथ अफसोस कर रहे हैं जी हमें बड़ी तकलीफ हुई है। इंडिया पाकिस्तान, और आप याद रखिएगा लफ्ज ये फौज स्टेट, ये जो हमारी जंग हुई है अभी हिंदुस्तान के साथ, एक लफ्ज सामने आया है फितनतुल हिंदुस्तान। आया कि नहीं आया? हम भी समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का फितना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, हिंदुस्तान दरअंदाजी करता है बलूचिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान के साथ जो है उसको
बुरी शिकस्त दी है पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह इकट्ठे होके। हालांकि हमारे बच्चों को दहशतगर्द इंतशारी कहा गया, FIA के अंदर उनके ऊपर पर्चे किए गए, वही बच्चे 3 दिन और 3 रातें खड़े होके उस नैरेटिव को लेकर चलते रहे पूरी दुनिया के अंदर। मगर मुझे दिखाएं इस हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ की टाइमलाइन के ऊपर उसी किसी तकरीर पे कि फितनतुल हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करके उस पर कोई लान तान की गई हो, उनके मुंह से ये लफ्ज निकला गया हो, उसको कंडेम किया गया हो। ये हमें कहते हैं, इनकी जुर्रत कैसे हो कि मुहब्बे वतन लोगों को ये इंडिया की प्रॉक्सी करें। ताल्लुकात तुम्हारे, तुम इंडिया की प्रॉक्सी हो, तुम मोदी के साथ अफसोस करते हो, तुम इंडिया की प्रॉक्सी हो, तुम फितनतुल हिंदुस्तान को तुम्हारा वजीर आजम और तुम्हारा पार्टी चीफ कंडेम नहीं करता है, तुम इंडिया की प्रॉक्सी हो। इनकी शक्ल देखें, इनकी जरूरत हो हमें इंडिया की प्रॉक्सी कहने का। इमरान खान वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जो इस कौम की बेहतरी के लिए उसने कोई जहाज़ मंगवा के, वो कतरी रॉयल एयरफोर्स के जहाज़ पे यहाँ से अंगूठा दिखा के बाहर नहीं गया। अगर वो चाहता तो 50 जहाज़ मंगवा सकता था। ये लोग गए हैं, वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए यहाँ बैठा है। और उसने उस वक़्त भी कहा कि ये जो फतेह हुई है इस 3 दिन की जंग वाली, इससे कौम का मोराल जो है अप हुआ है। रह गए आपने मुज़ाकरात की बात है, टिक्का खान साहब, कोई मुज़ाकरात नहीं होते पे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारा कायद इसके ऊपर बड़ी क्लियर पोजीशन ले चुका है, उन्होंने वाज़ेह कह दिया है, हम आपको इसकी तस्दीक कर देते हैं। ना बैक डोर हो रहे हैं, ना फ्रंट डोर हो रहे हैं। फ्रंट बूए सारे तुहानू पता ने, बैक बूए जेडे सानू पता सन, उत्थे भी कुछ नहीं जे हो रहा। थैंक यू। अच्छा, सामत साहब और नजीम जट साहब आप दोनों कॉमर्स कमेटी का भी हिस्सा हैं, और हमने देखा था कि अमेरिका में जब ट्रेड डेफिसिट हो रहा था तो उन्होंने पॉलिसी निकाली और रेसिप्रोकल टैरिफ जो था वो मुतारिफ कराया था, जो कि बाद में उन्होंने वापस भी लिया था। क्या पाकिस्तान ट्रेड को बढ़ाने में कोई पॉलिसी बना रही है कि आप लोगों ने कोई जो अपनी पॉलिसी है वो कमेटी के आगे सामने रखी कि ये वाली पॉलिसी लेके चलते हैं, इससे ट्रेड बढ़ेगी? दूसरा, आप लोगों ने जिक्र किया 4 कंपनीज का, वो 4 कंपनीज के नाम क्या है और उसको ओन कौन कर रहा है, ये भी बात है। हाँ, समझदार हैं आप, बड़ी गल की थी। तो तुसी तहकीक करने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, ये मामे चाचे रलाओ ना कटो बाहर। वो तो आप खुद तफ्तीश कर लें किसकी हैं वो 4 कंपनियां, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। और बाकी रहेगी अमेरिका की ट्रेड की बात। अमेरिका ने ये जो सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसने अपने मुल्क के अंदर जो दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट हो रही है और उनका मुल्क जो दूसरे मुल्कों को वापस एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका फॉर्मूला तय करके उन्होंने सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाया। जिस मुल्क के जो मुल्क अमेरिका को चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, आप ये समझ लें कि अमेरिका की जिधर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इंपोर्ट्स अमेरिका की उधर से कम है, उधर टैरिफ कम है। और जिस मुल्क से अमेरिका की इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है अमेरिका की, उधर टैरिफ ज़्यादा है। अच्छा, चाइना जो था उसकी जिद में सबसे ज़्यादा आया। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात कर लें या किसी भी किस्म के, चले टैरिफ तो नॉर्मल है, उन्होंने चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो 60% तक जो है वो लग गया। इंडिया का 28% था, पाकिस्तान के ऊपर 29% था, बाद में जो उन्होंने 10 पॉइंट उसे डिक्रीज भी किया। अभी ये टैरिफ अमेरिका का फिक्स्ड नहीं है, अमेरिका का टैरिफ फिक्स्ड नहीं है। अगर हर साल ये फॉर्मूले के साथ रिवाइज होगा, अगर जो मुल्क अमेरिका से ज़्यादा अशिया इंपोर्ट करेगा उसका टैरिफ उतना डिक्रीज होता जाएगा। इसके अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि टेक्सटाइल जो है सेक्टर, जो चाइना से अमेरिका चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, वो तकरीबन कोई 50-55 बिलियन डॉलर की जो थी वो मार्केट थी उसकी अमेरिका के अंदर। अच्छा, वो जब 60% टैरिफ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर सारे मुल्क सोच रहे थे कि हम इसके अंदर से अपना पोर्शन ले लें। इंडिया अपना सोच रहा था, पाकिस्तान अपना सोच रहा था। पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट एक्सपोर्ट्स टू वो तकरीबन $4 बिलियन राउंड अबाउट है। पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है $7 बिलियन के एक्सपोर्ट्स की। अगर पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम